नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम 2025 देना है ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं इसको समझ लो। अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम 2025 के अंतर्गत कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% चांस हैं कि आएंगे ही आएंगे, और ऐसा ही हर एग्ज़ाम में होता है। वो चाहे हम क्लास 10th के एग्ज़ाम्स की बात करें, आपके 12th की बात करें, चाहे बोर्ड की जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम्स की बात करें, एनीथिंग कोई भी एग्ज़ाम की बात करें, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हर साल आते हैं। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक हैं जो आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के हैं और जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और बच्चों को होता क्या है, हाँ हमें सब पता है, लेकिन बच्चे उसको लिख नहीं पाते हैं अच्छे से। ऐसा मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। बच्चों को पता होता है क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है, लेकिन जिस टाइम वो लिख रहे होते हैं उस टाइम उनके समझ में नहीं आता क्या लिखें और कैसे लिखें। तो आपको ये टॉपिक जो 8 हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इनको समझ लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी पेपर को उठा के देख लेना, इनमें से 1-2 टॉपिक आपको 100% पेपर में मिलने वाले हैं। तो देखो बच्चों, पहला हमारा टॉपिक है मोलरता को लेकर। देखिए, इसको इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, इसकी आपके बोर्ड एग्जाम में आप जब देंगे, जब भी बोर्ड एग्जाम आप दे रहे होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, 1 नंबर में आ जाएगा कि मोलरता पर टिप्पणी कीजिए, या अगर लॉन्ग क्वेश्चन में 2 से 3 टॉपिक दे दिए जाएंगे, उन पर आपको टिप्पणी करना रहेगा। और जब भी आप इनके बारे में लिख रहे होंगे तो इनके सूत्र को आप बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे, सूत्र को जरूर लिख देंगे। देखो, पहले इसकी परिभाषा को समझ लो, फिर आप इजली से इसके सूत्र को भी समझ लोगे। देखो, 1 लीटर बिलियन में घुले, हमारे पास कोई 1 लीटर का बिलियन है, उस 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, हमारे पास कोई 1 लीटर बिलियन था, उस 1 लीटर के बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। बिलियन की मोलरता को हम m से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखते हैं मोलरिटी, और मोलरिटी का पहला शब्द m होता है, ठीक है। देखो, अगर हम इसके सूत्र की बात करें, इसके फॉर्मूले की बात करें, तो हमें मोलरता कैसे निकालनी होती है। देखो, हम मोलरता निकालते हैं कि विलय के मोल अपॉन में बिलियन का आयतन लीटर में। अब आपको क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों को बुक्स में कुछ और टाइप से मिल जाता है। देखो, मान लीजिए ये हमारा मोलरता है, मोलरता को हम से प्रदर्शित करते हैं। अब विलय के कोई भी हमें विलय के मोल निकालने, तो उसका भार लिखेंगे, अपॉन में अणुभार लिख लेते हैं, वेट m लिख लेते हैं। ऐसा ही तो करते हैं। ए बच्चों am है, अपॉन में, अब ये तो हो गए विलय के मोल, इनको हम क्या कहेंगे, मोल। अब अपॉन में क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन, वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में। तो ये डायरेक्टली आपका सूत्र हो गया जो बिलियन की मोलरता है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, m इक्वल टू W अपॉन में m बटे v, ठीक है। अब आयतन जो है यहाँ पर लीटर में है, अगर आयतन ml में आ जाए, अगर आप ml में डायरेक्ट लगाना चाहें तो क्या लिखेंगे, W लिखेंगे, इनटू में जो इसका v है, इसके बटे में 1000 करेंगे। जब हम ml को लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा, इनटू m हो जाएगा, अपॉन में आपका v हो जाएगा, और v आपका फिर हो जाएगा ml में। ये सूत्र हो जाएगा। और मोस्टली हम ज़्यादातर जब भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराते हैं मोलरता का, तो इसी सूत्र को, इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज कराते हैं, ठीक है। तो इस सूत्र को याद रख लेना, मोलरता इक्वल टू होता है विलय के मोल बेटे बिलियन का जो भी आयतन रहता है उसको लीटर में लिखा जाता है। विलय के मोल कैसे निकाले जाते हैं, विलय के मोल बराबर होता है भार, भार को हम W से लिखते हैं, अणुभार को हम m से लिखते हैं, तो W अपॉन m भी हम लोग लिख लेते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है मोल अंश, जिसी को मोल प्रभाज भी कहते हैं, इसी को इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मोल अंश, मोल प्रभाज या फिर मोल फ्रैक्शन, कुछ भी कहें। और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर अगर हम बात करें तो मोल अंश के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए ना, ठीक है। देखो, अब हुआ क्या, इसको समझो। अगर इसके परिभाषा को समझ लिया तो कोई भी मोल अंश पर न्यूमेरिकल आप हल कर लोगे इजली से। और हम बात करें मोल अंश पर न्यूमेरिकल की, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड में अगर आप बोर्ड के पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पर मोल अंश या फिर मोल प्रभाज पर न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जा रहे हैं। देखो, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या फिर अवयव के मोलों की संख्या। देखो, हमारे पास बिलियन होता है, उसमें 2 घटक होते हैं, एक आपका विलय होता है और दूसरा आपका विलायक होता है। लेकिन यहाँ पर विलय विलायक की बात नहीं की जा रही है, उन विलय और विलायक को घटक मान लिया गया। देखो, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या फिर अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या, जो भी हमारा विलयन है
उसमें हमें जिसका निकालना उस घटक या फिर अवयव के मोलों की संख्या प्लस तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या, जो विलेय और विलायक हैं उनके कुल मोल कितने हैं उनकी संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं या फिर मोल प्रभाज कहते हैं, या इंग्लिश में बात करें मोल फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि कोई भी विलयन है, उस विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के अवयव या फिर मोलों की संख्या बटे उस विलयन में उपस्थित कुल घटक अब या कुल मोलों की संख्या, या और कुल का मतलब या सीधे हम कह सकते हैं विलयन के मोलों की संख्या, या हम कह सकते हैं विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, इसे बच्चों हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। मान लिया हमने एक विलयन है, उसमें विलय एन है कि विलय जो है उसके एन मोल है तथा विलायक एनवी मोल है उपस्थित। तब अगर हमें विलय का मोल अंश निकालना है तो जिसका हमें निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे प्लस टोटल लिखेंगे। अगर हमें विलायक का निकालना है तो एनवी को ऊपर लिखेंगे, नीचे एन प्लस एनवी लिखेंगे। यानी कि ऊपर हम उसको लिखते हैं जिसका निकालना होता है और बटे में हम दोनों को लिखते हैं, चाहे वो विलय हो चाहे विलायक हो, दोनों को लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको ये डाउट नहीं रहा होगा कि विलय के मोल प्रभाज या मोल अंश हम कैसे निकालते हैं, उसके सूत्र में कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अगर कोई भी डाउट, कहीं पर कोई जरा सा भी डाउट रहता तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, आप हमसे कॉल करके पूछ लीजिएगा, हम बाई वन बाई आपको अच्छे से समझा देंगे। मेरा मकसद है आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो बच्चों, अगला हमारा जो टॉपिक है विद्युत लेपन। होता क्या है कि कभी कभी अति लघुत्तरी में आपसे पूछ लिया जाता है कि विद्युत लेपन प्रक्रिया क्या है। समझ रहे हो? इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा। देखो, विद्युत लेपन से आपको समझ में आ रहा होगा एक दूसरे के ऊपर लेपन, यानी कि विद्युत के द्वारा लेपन यानी कि लीपना। ठीक है, देखो, विद्युत अपघट्ट द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यानी कि विद्युत अपघट्ट के द्वारा एक धातु पर हम दूसरी धातु की पतली अगर परत चढ़ाते हैं, उस पतली परत चढ़ाने की एक प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया को ही हम विद्युत लेपन कहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बच्चों हम उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि कॉपर धातु पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना भी एक विद्युत लेपन का ही उदाहरण है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगला बच्चों आता है मोलर चालकता। देखो, मोलर चालकता क्या होता है इसको समझ लो। देखो, किसी विद्युत अपघट्ट पदार्थ के एक मोल द्वारा, कोई भी विद्युत अपघट्ट पदार्थ है, उस विद्युत अपघट्ट पदार्थ के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को, जो भी उपलब्ध कराए गए आयन होते हैं उनकी चालकता को ही हम मोलर चालकता कहते हैं। और इसे बच्चों हम लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लैम्डा एम से दर्शाते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन में जो आपका न्यूमेरिकल आएगा उसके लिए हमें सूत्र याद रख लेना है। लैम्डा एम इक्वल टू होता है एक्स इंटू में 100 अपॉन में सी होता है। याद रख लेना, इस पर न्यूमेरिकल भी हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगला बच्चों है पेप्टाइड बंध। देखो, अगर आपने बायोमोलिक्यूल यानी कि जैव, या फिर आपने क्लास 12 का बायो का जो डीएनए वाला चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ा होगा, वंशागत के आणविक सिद्धांत उसको अच्छे से पढ़ा होगा, तो पेप्टाइड बंध आपको अच्छे से क्लियर भी होगा। देखो, वे बंध जो प्रोटीन के अणुओं के मध्य में उपस्थित होते हैं, यानी ये आप कह सकते हैं ऐसे बंध जो प्रोटीन के अणुओं के मध्य में उपस्थित होते हैं। अब अगर मध्य में उपस्थित हैं तो क्या करेंगे, ये प्रोटीन अणुओं को बांधे रखते हैं। करते क्या है, जो हमारे प्रोटीन के अणु होते हैं उनको बांधे रखते हैं। तो वे बंध जो प्रोटीन अणुओं के मध्य में उपस्थित होते हैं, ये प्रोटीन अणुओं को बांधे रखते हैं और इन्हें हम पेप्टाइड बंध कहते हैं या फिर पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक है कि पावर अल्कोहल क्या होता है। देखो, अगर बच्चों हम पावर अल्कोहल की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा आपके बोर्ड के पेपर में, तो इसको पढ़ लेना। देखो, पावर अल्कोहल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस जो हैं कुछ ज़्यादा रहते हैं। यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते हैं,
और ना ही आज तक बने हैं, बन भी सकते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल नहीं बनेंगे, लेकिन आज तक यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डाटाबेस होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपके शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ लिए जाएंगे। देखो, पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण को हम लोग, इसमें पेट्रोल भी होगा और एथिल अल्कोहल भी होगा, इसके मिश्रण को पावर अल्कोहल कहते हैं। पावर अल्कोहल में 80% पेट्रोल तथा 20% आपका एथिल अल्कोहल उपस्थित होता है। आपको परिभाषा नहीं याद रहती, ये रिएक्शन याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। पावर अल्कोहल इक्वल टू पेट्रोल प्लस एथिल अल्कोहल। पेट्रोल आपका 80% रहेगा, एथिल अल्कोहल आपका 20% रहेगा, आपका पावर अल्कोहल बन जाएगा। आपने पावर पेट्रोल के बारे में सुना होगा ना, टंकियों पर मिलता है कि पावर पेट्रोल डलवा लो, गाड़ी में अच्छा माइलेज देता है, तो उसमें भी मिश्रण ही होता है। ऐसे ही पावर अल्कोहल जिसमें 80% पेट्रोल होता है और आपका 20% एथिल अल्कोहल। अगला आता है बच्चों पाइनाफ परीक्षण। देखो, एक पाइनाफ परीक्षण होता है, एक आपका मालिश परीक्षण है। दोनों परीक्षण इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं। आप मालिश परीक्षण को भी पढ़ लेंगे, अभी आप नोट डाउन कर लो। देखो, फ्रक्टोज के जलीय विलयन में अमोनियम माल्वेट की कुछ बूंदें एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में मिलाकर गर्म करते हैं। यानी कि फ्रक्टोज के जलीय विलयन में अमोनियम माल्वेट की कुछ बूंदें मिलाकर हम अगर गर्म करते हैं, हमारे पास फ्रक्टोज है, उसका हमने जलीय विलयन लिया, उसके जलीय विलयन में अमोनियम माल्वेट की कुछ बूंदें जो होती हैं एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में हम इनको मिला लेंगे और इनको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो नीले रंग का यानी कि नीला रंग उत्पन्न होता है और यह परीक्षण जो होता है पाइनाफ परीक्षण कहलाता है। समझ में आ गया? मालिश परीक्षण में बैंगनी रंग की बलय उत्पन्न होती रही थी, वहां पर आपको समझ लेना है। अगला बच्चों आता है लिपिड। ये लिपिड क्या होते हैं, लिपिड पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा। बेत तेल और वसा, यह आप कह सकते हैं बेत तेल तथा वसा जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। जो क्या होते हैं, जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ हैं। लिपिड क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, यानी कि घुलनशील नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं, जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर और क्लोरोफार्म में विलय होते हैं। ठीक है, यानी कि बेत तेल और वसा जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लिपिड कहते हैं, लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ हैं, जो कि निम्न ध्रुवण के जो कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें विलय भी होते हैं, जैसे कि ईथर हो गया, क्लोरोफार्म हो गया आदि, और भी हो सकते हैं। उनमें क्या होते हैं, विलय होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। अब बच्चों यहाँ से जो पावर अल्कोहल है, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाएगा कि पावर अल्कोहल में नंबर परसेंटेज ऑफ पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल की कितनी प्रतिशत होती है, 80%। वहाँ पर कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि पावर अल्कोहल में एथिल अल्कोहल कितने % होता है, तो 20% याद रख लेना। यहाँ से डाटाबेस आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर इस लेक्चर में आपको जो भी हमने टॉपिक बताए हैं, अगर इनमें किसी टॉपिक में कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट को लेकर रहता है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बेधड़क अपना कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।